नमस्कार। पीछे मेरे स्लाइड देख रहे हैं। आज बीपीएससी का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी के एग्जाम को लेकर, ये सारे क्वेश्चन आपको आंसर के साथ इस लेक्चर में मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे हम सभी लोग एक दूसरे का फिर से स्वागत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? बिहार में अधिकतम औसत वर्षा किस जिले में होगी? गन्ना उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? बिहार के किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा संभावनाएं हैं? कोपन की जलवायु वर्गीकरण के उत्तर बिहार का संकेतक क्या है? उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में कौन से कृषि समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में कौन सूखे के लिए प्रसिद्ध है? ये सारे क्वेश्चन आपको इस स्लाइड में मिलेंगे, यानी कि आपको पता लग गया होगा आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है बिहार की जलवायु। इस स्लाइड को मैंने विशेष रूप से हिंदी माध्यम के लिए तैयार करा है। अभी तक इससे अपने जो स्लाइड आई है वो हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन था, लेकिन अब मैंने हिंदी का वेटेज थोड़ा बढ़ा दिया। ये जानकर और समझकर जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी माध्यम में थोड़ा और इम्प्रूव करिए, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं हिंदी माध्यम में इसको और अच्छे तरीके से लेकर आता। अब देखिए, अगर हम बिहार के पॉलिटिकल मैप को देखते हैं, अगर हम बिहार के पॉलिटिकल मैप को देखते हैं तो इसको हम कई बार स्टडी कर चुके हैं। और इसको अगर हम स्टडी कर चुके हैं और हमने लास्ट लेक्चर में जो बिहार की फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर को स्टडी करा था, उसके अकॉर्डिंग हमको पता था कि यहाँ पे हमारे पास एक शिवालिक का रेंज मिलेगा, या फिर पूरा का पूरा प्लेन है, और यहाँ पे हमारे पास प्लेट्यू की एक पतली सी पट्टी मिलती है जो कि यहां से लेकर यहां तक चलती है। फिर जो पूरा का पूरा प्लेन है इसको हम नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करते हैं, क्योंकि गंगा जी बीच में से ही होकर निकलती है, तो ये गंगा के मैदान कहलाते हैं, गैंगेटिक मैदान नहीं कहलाते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्योंकि अगर गंगा हमारी माँ है, हम उसको अपनी माँ के रूप में देखते हैं भारत में नदियों को, तो कोई अपनी माँ का नाम नहीं बिगाड़ता है। विदेशों ने बिगाड़ा, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि कॉलोनाइजेशन का कल्चर हम पे कुछ हावी हो गया था। इसलिए अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरी बात व्यर्थ की है, तो अपनी माँ का नाम बिगाड़ के देखिएगा, फिर यहाँ का नाम भी आप नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ये गंगा के मैदान है। गंगा के मैदान उत्तर और दक्षिण में विभाजित होते हैं, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। उत्तरी मैदान में अनुपातिक रूप से पानी की उपलब्धता अधिक है और दक्षिणी मैदान में अनुपातिक रूप से पानी की उपलब्धता कम है। तो अगर जो हमारा क्वेश्चन था कि सूखा कहाँ पड़ेगा, तो आप बता सकते हैं फिर सूखा कहाँ पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या दक्षिण की तरफ ऐसी संभावना बनती है। तो अभी इसको स्टडी करेंगे। तो हमने ये देख लिया था कि जो बिहार है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है इन इन राज्यों के साथ, और ये बिहार का पॉलिटिकल मैप था। इस बिहार के पॉलिटिकल मैप में कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि चंपारण हो गया, वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, रोहतास हो गया, भदुआ हो गया, बांका हो गया, और आपका किशनगंज हो गया। इन डिस्ट्रिक्ट को हम विशेष रूप से इस स्लाइड में देखेंगे। और ऑब्वियसली हमारी राजधानी तो हमारे पास है ही पटना। तो अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए, बिहार की भौगोलिक संरचना में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी करा था। अगर इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर भौगोलिक संरचना को देखते हैं तो हमारे पास शिवालिक मिलेगा, प्लेन्स मिलेगा, और सदर्न नैरो स्ट्रिप ऑफ द प्लेट्यू मिलेगी। अब देखिए, सदर्न नैरो स्ट्रिप ऑफ द प्लेट्यू है, हमारे पास शिवालिक का पूरा रेंज है, ये पूरा का पूरा एरिया है, ये वाला पूरा का पूरा शिवालिक का एरिया है हमारे पास। ये हमारे पास सदर्न नैरो स्ट्रिप ऑफ द प्लेट्यू है, ये पूरी की पूरी। और बस अब ये पूरा का पूरा जो सेशन है ये हमारे पास प्लेन का सेशन है, मैदान का सेशन है। इस मैदान के सेशन में गंगा जी के आधार पर उत्तर और दक्षिण का विभाजन होता है। तो उत्तर में हमारे पास मिलेंगे घाघरा गंडक के मैदान या दोआब, फिर हमारे पास मिलेंगे कोशी का मैदान या कोशी का दोआब, ये गंडक और कोशी का दोआब हो जाएगा। और फिर हमारे पास कोसी और महानंदा दोआब हो जाएगा। इसे हम उत्तरी प्लेन में महानंदा कोसी के मैदान बोल देते हैं। दक्षिण में हमारे पास मिलेंगे भोजपुर का मैदान, जहां पे गंगा और सोन है। फिर हमारे पास सोन और किऊल के बीच में मगध का मैदान है, और फिर किऊल और राजमहल की पहाड़ियों के बाद हमारे पास अंग के मैदान है। तो इस प्रकार से मैदानों में भी हमारे पास 6 डिवीजन नॉर्थ और साउथ के प्लेन्स में निकल कर आते हैं। नॉर्थ में 3 और साउथ में 3, लेकिन प्लेन का जो एक्सटेंशन है कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से जो प्लेन का एक्सटेंशन है वो हमारे नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा अधिक मिलता है। यानी कि प्रोपोर्शनली जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो नदर्न प्लेन्स का दक्षिणी प्लेन्स की तुलना में थोड़ा सा अधिक हो जाता है। अब अगर इन 3 डिवीजन के साथ हम लोग क्लियर है कि ऊपर शिवालिक है और उसका रेंज है, और इसके बाद ही पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाता है। तो हमने जब शिवालिक देखा था, हमने शिवालिक में देखा था कि हमारे पास जो प्लेन्स मिलते हैं, हमारे पास जो शिवालिक मिलती है उसमें सोमेश्वर, रामपुर और इसके बीच में हरहा नदी घाटी मिलती है। अब आगे की ओर चलते हैं। बिहार की जलवायु का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण करने से पहले हम देख लेते हैं कि जलवायु प्रभावित किन किन कारणों से होती है। अगर जलवायु प्रभावित होनी है तो इसके लिए आपको केवल और केवल सबसे प्रोमिनेंट एस्पेक्ट में स्टडी करना पड़ेगा, टेम्परेचर। देखिए, अगर आपको भूगोल को पूरी तरह से स्टडी करना है तो भूगोल जहां से उत्पन्न होता है वो है टेम्परेचर और डेंसिटी का डिफरेंशिएशन, ताप और घनत्व का परिवर्तन, अर्थात ताप और दाब का परिवर्तन।
ताप और घनत्व परिवर्तन या ताप और दाब परिवर्तन, जैसे ही परिवर्तन आपको मिलेगा ठीक वहीं से भूगोल का जन्म हो जाता है। तो भूगोल केवल तारों, सूर्य की और उससे संबंधित अन्य एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय विज्ञान की गणना नहीं है। भूगोल जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग समझते हैं उस परिप्रेक्ष्य बिल्कुल उलट, भूगोल बहुत अलग दिशा का सब्जेक्ट है, अलग दिशा का विषय है, जो मानवीय कृत्यों के साथ और मानवीय संवेदनाओं के साथ अपने आप को आगे की ओर बढ़ाता है। अगर एनवायरमेंट की डेफिनेशन को अगर हम भूगोल में फिट कर दें तो पूरी डेफिनेशन भूगोल अपने अंदर आत्मसात करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। फिलहाल अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हमको देखना है तो हमको टेम्परेचर देखना होता है। टेम्परेचर ही हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु स्थितियों का निर्धारण करता है। तो अगर किसी क्षेत्र की जलवायु को हमको स्टडी करना है तो पहले हम उसका देखने पड़ेंगे उच्चावच यानी कि रिलीफ। जस्ट अ मिनट, हमको देखने पड़ेंगे उसके उच्चावच यानी कि रिलीफ। तो रिलीफ कैसे हैं उसके वहां कर, राइट? तो रिलीफ कैसा है? अच्छा, फिर देखने पड़ेगी स्थलाकृति अर्थात टोपोग्राफी। फिर देखनी पड़ेगी भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल सिचुएशन, लोकेशन। फिर सूर्यताप, इंसोलेशन। फिर वर्षा अर्थात प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। और फिर तटीय रेखा से दूरी अर्थात डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट लाइन, COAST, कोस्ट लाइन। तो कोई अधिक दूर है या कोई अधिक पास है। तो अगर हम बिहार की कोस्ट लाइन को देखें तो जो निकटवर्ती कोस्ट लाइन है वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ती है, लेकिन उसमें भी हमारे पास बीच में राज्य आ जाते हैं, यानी कि डिस्टेंस थोड़ा सा अधिक है। लेकिन कंपैरेटिवली पश्चिमी घाट की तुलना से पूर्वी घाट का डिस्टेंस हमारे पास कम हो जाता है। और यूपीएससी का एक क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन था कि क्यों भारतीय मानसून को भोजपुर रीजन में पुरवैया कहा जाता है। भोजपुर रीजन में लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं कहां पर है, तो उसी भोजपुर रीजन में पुरवैया कहा जाता है क्योंकि बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से ही बिहार को अपना पूरा का पूरा प्रेसिपिटेशन अर्थात वर्षा मिलती है। तो बिहार का प्रेसिपिटेशन वर्षा कहां से मिलती है? बे ऑफ बंगाल की स्थिति से मिलती है। सूर्यताप, स्थलाकृति, उच्चावच, भौगोलिक स्थिति और तटीय रेखा से मध्य की दूरी, ये मुख्य रूप से जलवायु के निर्धारण कारक होते हैं, मुख्य रूप से निर्धारण कारक होते हैं। दूसरी ओर तो कहते हैं कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिए जाते हैं कि अक्षांशीय स्थिति हमको भौगोलिक स्थिति बताते हैं, नहीं, अक्षांश स्थिति से हमें भौगोलिक स्थितियों का पता लगता है। इसी स्टेटमेंट को थोड़ा रिवर्स करके देखिएगा, बहुत से कुछ लोग ऐसे पढ़ा देते हैं, वो स्टेटमेंट अपने आप में, वक्तव्य अपने आप में ठीक नहीं है। कह रहा आपको जलवायु को निर्धारण करना है तो जलवायु का निर्धारण अक्षांश स्थिति करती नहीं, अक्षांशीय स्थिति के अध्ययन से हम जलवायु का निर्धारण अपने स्वयं विवेक ज्ञान से कर लेते हैं। आगे की ओर देखिए, तो अब आगे की ओर अगर हम देखेंगे तो इन सारी स्थितियों के अनुसार अगर हम बिहार के फिर से स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में जाते हैं तो हमारे पास ऊपर पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक वाला क्षेत्र मिलेगा, फिर मैदानी क्षेत्र मिलेगा और फिर पठारीय क्षेत्र मिलेगा। यानी कि तीनों की कंपोजिशन हमारे पास डिफरेंट है। अगर तीनों की कंपोजिशन हमारे पास डिफरेंट है, स्थलाकृति डिफरेंट है, तो यानी कि जलवायु में भी हमको थोड़ा परिवर्तन, या जलवायु में हमको प्लेन स्टेटमेंट के अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिलता है। अब वो परिवर्तन कैसे देखने को मिलता है, अब इसकी स्टडी हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, बिहार की जलवायु का वर्गीकरण अगर वर्षा के आधार पर हम लोग करते हैं, किसके बेस पर? वर्षा के आधार पर। तो वर्षा सेंटीमीटर में पूरा का पूरा डायग्राम है, तो वर्षा सेंटीमीटर में, तो यानी कि ये जो स्पॉट हैं, जस्ट अ मिनट, ओके, तो ये जो स्पॉट हैं यहां पर हमारे पास 160 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। अब ये जो स्पॉट है यहाँ पे हमारे पास 160 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होगी। अब देख लीजिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा क्यों होती है। मैंने कहा कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून को पुरवैया क्यों कहते हैं, क्योंकि बिहार की संस्कृति भोजपुर रीजन के अनुसार कोई व्यक्ति अगर देख रहा होता है और मानसून को ऐसे ऐसे करके देख रहा होता है, भैया किधर है किधर है किधर है, तो उसको पता लगता है कि वो आ रहा है। फिर वो घर में भागा भागा जाता है, पिताजी को बताता है, पापा आ गया आ गया आ गया। फिर पिताजी बाहर निकल के आते हैं, बोले अच्छा पूरब की तरफ से आ रहा है, इसलिए पुरवैया बोला गया। तो पुरवैया बुलाता है। तो पूरब की तरफ से साउथ वेस्ट मानसून की कौन सी ब्रांच निकल के आती है? तो पूरब की तरफ से साउथ वेस्ट मानसून की जो ब्रांच निकल कर आती है वो निकल के आती है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, क्योंकि हमको पता है कि जब साउथ वेस्ट मानसून भारत में आता है तो उसका आना कन्वेक्शन संवहनीय धाराओं का प्रभाव है, लेकिन उसका वितरण एक ओरोग्राफिक पर्वतीय प्रभाव के अंतर्गत होता है। और इसी प्रकार से सदर्न टिप है कन्याकुमारी वाली, वहां पे आते टकराते दो ब्रांच में डिवाइड होता है। तो जो ईस्ट की ब्रांच आती है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ से घूमते हुए आगे की ओर बढ़ती है, और फिर उसकी स्थलाकृति, भारत की जो स्थलाकृति ऊपर जो हिमालय खड़े हुए 6000 मीटर की जो वॉल है वो उसको मोड़ती है। जो मोड़ती है तो पूरब की तरफ से बे ऑफ बंगाल की ब्रांच
बिहार में एंटर करती है, इसलिए ये पुरवैया ब्रांच या पुरवैया शाखा भी कहलाती है। अब जब ये पुरवैया इधर की ओर से आएगी तो ऑब्वियसली पुरवैया इधर की ओर से आएगी ना, तो जब इधर की ओर से आएगी तो आपको सबसे पहले यहाँ टकराएगी, इसलिए इस रीजन में 160 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश होती है। और फिर आ जाता है आपका शिवालिक, पहाड़ से टकराएगी तो यहाँ भी वर्षा करेगी। हमने कहा था ना पूरा का पूरा शिवालिक की टेरिटरी है। अब आप देखिए, अब आप थोड़ा और ठीक से समझेंगे है? इसको देखिए, ये देखिए फिजिकल स्ट्रक्चर में शिवालिक है ना, शिवालिक माउंटेन्स है, तो मैंने कहा था पूरा का पूरा शिवालिक माउंटेन का यहाँ पे रीजन है, और माउंटेन के प्रभाव में प्रेसिपिटेशन वहां पर बढ़ता है। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में जस्ट ओके, तो इस वाले क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में हमको वर्षा 160 सेंटीमीटर से ऊपर की मिलती है। अब 140 से 160 हमको हम कहाँ मिलेगा, तो ये हमारे पास दूसरा हो जाता है 140 से 160, यानी कि दोनों ही इसके साउथ और साउथ वेस्ट के रीजन है जहां पर वर्षा 20 सेंटीमीटर के डिफरेंस से लगभग घट जाती है। फिर 120 से 140 हमको कहाँ मिलेंगे, तो 120 से 140 हमको यहाँ मिलेंगे, क्योंकि ओरोग्राफिक पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए जो राजमहल की पहाड़ियां वो यहाँ पे थोड़ा ब्लॉकेज का काम करती हैं, इसलिए वर्षा यहाँ की तरफ थोड़ी अधिक हो जाती है। फिर 100 से 120 हमको कहाँ मिलेंगे, तो अब ये जो गंगा का को रीजन है, चाहे इसका नदर्न एक्सटेंशन हो या सदर्न एक्सटेंशन हो, यहाँ पर हमारे पास 100 से 120 सेंटीमीटर का रेनफॉल मिलता है। तो 1 2 3 4, तो ये हमारे पास फोर्थ रीजन हो गया, राइट है। क्योंकि मैंने कहा था कि भारत में जो भी वर्षा का वितरण होता है वो उसके ओरोग्राफिक फीचर, पर्वतीय स्थलाकृति के आधार पर विभाजित होकर चलता है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर वर्षा अधिक है, पूर्वी घाट पर कोई वर्षा नहीं है, वो सूखे रीजन में आता है, और कोपन फिर उसको ड्राई रीजन में कैसे क्लासिफाइड कर देते हैं। लेकिन जब पूर्वी घाट की तरफ चलते हैं, क्योंकि भारत का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए नदियों का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, और जब चलता है तो वहां पे आके उनको इरोड करती हैं, और इस प्रकार से वहां पे गेट्स फॉर्मेशन हुए। उन गेट्स के थ्रू अब जो ओरोग्राफिक पैटर्न में उन गेट्स के थ्रू ओरोग्राफिक पैटर्न में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अब भारत में एंट्री करता है। जब भारत में एंट्री करता है तो उसी ओरोग्राफिक फीचर में, क्योंकि यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियां और एक हाईलैंड एरिया नागपुर प्लेट्यू का भी है, तो उस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है। साउथ की तरफ से अधिक वर्षा यहाँ पर हमको कहां पर, उसके सदर्न टिप पर प्लेट्यू रीजन पर हमको मिल जाती है। और फिर 100 से कम वर्षा फिर हमको कहां मिलती है, तो 100 से भी कम वर्षा हमको ठीक यहाँ पे मिलती है। कहां पर, बिल्कुल गंगा जी के सदर्न टिप पर, गंगा जी के सदर्न टिप पर। या हमारे पास, हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास नदर्न प्लेन्स थे, उत्तरी मैदान थे, और ये हमारे पास सदर्न प्लेन्स थे, और ये हमारे पास दक्षिणी मैदान है। और जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन की स्लाइड लगाई थी, क्या हमारे पास कोई सूखाग्रस्त क्षेत्र बिहार में है, तो बिहार में जो सूखा पड़ता है वो दक्षिण के मैदान में पड़ता है। बिहार का जो दक्षिण का मैदान है वो अपने आप में सूखाग्रस्त क्षेत्र है। और सूखाग्रस्त किस कारण से है, क्योंकि वर्षा 100 सेंटीमीटर या उससे कम यहाँ पर होती है, कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए इसको तुलनात्मक रूप से वहां का सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। अब आगे की ओर देखिए, तो इस प्रकार से डिवीजन होते हैं। तो सबसे अधिक वर्षा हमको ईस्टर्न कॉर्नर पे मिलती है, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, तो मैंने कहा था पॉलिटिकल मैप पे ध्यान से देखिएगा, हमारे पास कुछ डिस्ट्रिक्ट अपने आप में आज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर हम उन डिस्ट्रिक्ट को फिर से देखते हैं, तो अब देखिए हमारे पास ईस्ट पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, राइट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, राइट। और यहीं से शायद, जहां तक मेरी जानकारी ठीक है, शहनवाज हुसैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, राइट। तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, और यहां पर देखिए पूरा का पूरा वही रीजन है जहां पे हमारे पास 160 सेंटीमीटर का रेनफॉल मिलता है। फिर हमारे पास वेस्ट चंपारण और पूर्वी चंपारण का डिस्ट्रिक्ट आ गया। अब हमने कहा था पूरी की पूरी हमारे पास शिवालिक की रेंज है, और यहां से डिवीजन करते जो गंगा जी आगे की ओर बढ़ती है, तो ये हमारे पास सदर्न टिप आ गई है। कौन सी, आरा, पटना, नालंदा, शेखपुरा है, मुंगेर, ये पूरा का पूरा ड्राई रीजन में आता है। यहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र बिहार का हमको मिल जाता है। आगे की ओर देखिए, तो अगर हम इसको पूरा ध्यान से देखते हैं, जस्ट अ मिनट, राइट। अब देखिए, तो बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, अक्षांश स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट 30 सेकंड नॉर्थ है। और मैं आपको अक्षांश और देशांतर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, जिसके अकॉर्डिंग अक्षांश स्थिति बिहार की 24 डिग्री 20 मिनट 30 सेकंड नॉर्थ है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का राज्य है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब ये क्या स्थिति है भाई, तो ये स्थिति कुछ ऐसी है कि मान लीजिए कि यह हमारी पृथ्वी है, जस्ट अ मिनट,
ओके। तो यह हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के मध्य में ये हमारा इक्वेटर है, तो हम इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री उत्तर, तो ये हमारा फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनता है। उष्ण उष्ण ऊष्मा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ऊष्मा कटिबंधीय इसकी बाउंड्री है, तो ये कैसा है, ऊष्मा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमको सर्वाधिक ऊष्मा मिलती है। मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा रिवर्स कर देता हूं ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, कि मैं कहता हूं कि इसके कंपैरेटिव में, इसके तुलनात्मक में पृथ्वी की रचना के कारण, सॉरी पृथ्वी के डिजाइन आकृति शेप के कारण अन्य क्षेत्रों में इसकी तुलना में कम ऊष्मा मिलती है। तो इसको तो अपनी भरपूर ऊष्मा मिल रही है। इसके कंपैरेटिव में जो दूसरे रीजन है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, शीत कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, टेम्परेट जोन हो गया, फ्रिजिड जोन हो गया, ये कंपैरेटिवली कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं क्योंकि पृथ्वी की आकृति कुछ ऐसी है। तो यहाँ पर हमको मिलता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब अगर भारत की आप स्थिति देखते हैं तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, लेकिन भारत का जो उत्तरी भाग है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहां से कहां तक होता है, तो 23.5 डिग्री उत्तर या साउथ से 45 डिग्री उत्तर तक, इसको बोलते हैं उप उष्ण कटिबंधीय। उप सब उष्ण, ट्रॉपिकल, टॉरिड, कटिबंधीय, इसका भी अपना एक क्षेत्र है, तो इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। इसको बोलते हैं क्या, सब ट्रॉपिकल जोन। और शेष भाग जो पड़ता है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। ये हमको कैसे पता लगता है, तो ये अक्षांश की स्थिति के आधार पर हम इसकी जलवायु को समझ पाते हैं। तो अक्षांश हमें जलवायु का संकेत देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। अक्षांशों के आधार पर जलवायु निर्धारित नहीं होती है, जलवायु निर्धारित हुई है पृथ्वी की आकार के आधार पर। आकार के आधार पर जलवायु निर्धारित हुई है, तो अक्षांश की गणना हमको वो उसकी सूचना देती है, क्योंकि अक्षांश अपने आप में काल्पनिक रेखा है भाई। वास्तविकता में तो इसका कोई पृथ्वी पर रेलिवेंसी अर्थ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन पृथ्वी के आकार का अपने आप में अस्तित्व है, और जिसका अस्तित्व है रियल टाइम इंफॉर्मेशन, प्रीमियर इंफॉर्मेशन हमको वही देता है। तो अक्षांश की स्थिति के आधार पर हम जलवायु का अध्ययन करते हैं। अक्षांश की स्थिति जलवायु को प्रभावित नहीं करती, जलवायु को प्रभावित कर रही है पृथ्वी की आकृति। आगे की ओर देखिए, साधारण रूप से जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है, हमको पता है, क्योंकि मानसून ही भारत की जलवायु को निर्धारण करता है। इसके पूर्वी छोर पर आर्द्र जलवायु, ठीक है, तो पूर्वी छोर पर हमको क्या मिलेगी, आर्द्र जलवायु। तो पूर्वी छोर पर हमको आर्द्र जलवायु मिलेगी और पश्चिमी छोर पर अर्ध शुष्क जलवायु मिलेगी, और पश्चिमी छोर पर अर्ध शुष्क जलवायु मिलेगी। और ये वही रीजन है जहां पर वर्षा कंपैरेटिवली कम हो रही है। तो पश्चिमी छोर पर हमारे पास अर्ध शुष्क जलवायु मिलेगी। आगे चलते हैं आगे। अब अगर टेम्परेचर के बेस पर हम इसकी स्टडी करें बिहार की, तो देखिए तापमान 32 टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड किसका है, लाइट येलो का, क्योंकि वर्षा ज्यादा हो रही है ना, किशनगंज आ गया। वर्षा ज्यादा है, पानी अधिक पड़ रहा है, जब जब पानी अधिक पड़ेगा टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो किशनगंज का टेम्परेचर, इस बेल्ट का टेम्परेचर में किशनगंज का टेम्परेचर जो है वो सबसे कम टेम्परेचर है। फिर इससे आगे चलते हैं 36 टू 38। किशनगंज से जैसे ही मानसून आगे की ओर पड़ता है, तो आप ध्यान रखिएगा मानसून का जो प्रेसिपिटेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ईस्ट टू वेस्ट लगातार कम होता चला जाता है। इसलिए जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन हमको यहाँ मिल रहा था, वर्षा मिल रही थी, वो जब पूर्व के पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगी वो थोड़ा सा कम वर्षा करेगी। तो मान लिया अगर यहाँ पे 100 लीटर वर्षा कर रही, तो यहाँ पे 80 लीटर वर्षा हुई, तो पानी जब कम पड़ा तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया। तो टेम्परेचर 36 टू 38, फिर 40 टू 42, ये इसका जो साउथ वाला रीजन था, यहाँ पर 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर जो डार्क रीजन था, ये पूरा का पूरा जो बड़ा डार्क रीजन है, ये हमारे पास जोन 4 में आता है। और इसका टेम्परेचर कितना है अपने आप में, तो इसका एक्सटेंशन कितना है, तो एवरेज टेम्परेचर पर यहाँ से कैलकुलेट करा जाएगा, और जो 42-44 डिग्री के आसपास रहता है। तो जब गर्मी चलेगी तो यहाँ पर लू चलती है बढ़िया वाली, गर्मी के टाइम पे यहाँ पर लू चलती है। और हीट वेव किसको बोला जाता है, जब प्लेन्स में टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस करता है, तो उसको वहां पे एक विंड मूवमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, हवा नहीं चलती है, पवन चलती है। हवा और पवन में डिफरेंस है, समझ में नहीं आता, लोग बताते क्यों नहीं है। तो हवा नहीं चल रही है, हवा तो अरबी का शब्द है, तो हिंदी का शब्द निकल के आता है वायु। वायु नहीं चल रही है, पवन चल रही है। वायु और पवन का डिफरेंस है, आप मुझे बताइए वायु पवन का क्या डिफरेंस है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको डिफरेंस कैसे क्रिएट करा गया है, कि वायु पवन में क्या डिफरेंस है। तो जब वो पवन चलती है, तो उसी पवन को इस क्षेत्र में बोला जाता है लू। क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। और फिर इसके नीचे सदर्न टिप पर आप देखिए, तो जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, वहां पे टेम्परेचर हाई है।
तो एक बात है सीधी से हमारे समझ में ये आ गई है, पानी अधिक टेम्परेचर डाउन, पानी कम टेम्परेचर हाई। तो अगर टेम्परेचर और वाटर का रिलेशनशिप हम लोग इस प्रकार से यहां पर निकालने का प्रयास करें, अगर टेम्परेचर और वाटर का रिलेशनशिप हम लोग इस प्रकार से यहां पर निकालने का प्रयास करें, पर्टिकुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अवर स्टेट, तो जब जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेसिपिटेशन हमको, वर्षा हमको कम मिल रही है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जब प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा अधिक होगी तो टेम्परेचर हमारे पास कम मिलेगा। और सीधी सी बात है, आप किसी गर्म स्थान पे पानी डाल दीजिए तो उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट, बहुत जनरल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम कर रहा है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अब बिहार की जलवायु को वर्गीकरण करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 जलवायु हमको मिल जाती हैं, 3 प्रकार की जलवायु का विभाजन हमको देखने को मिलता है। एक मिलेगा ग्रीष्मकालीन, एक मिलेगा मानसून और एक मिलेगा शीतकालीन। अब आपका नेक्स्ट होमवर्क ये है कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश में जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश में, पृथ्वी के किसी क्षेत्र में या भारत देश में जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है उस ऋतु परिवर्तन के कारण क्या है। और भारत में कुल कितने प्रकार की ऋतुएं मिलती हैं, क्या वही सारी की सारी ऋतुएं हमको बिहार में मिल रही है? बिहार में थोड़ा सा अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत में ऋतु मिल रही है उसकी तुलना में बिहार में एक ऋतु का कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण थोड़ा सा कम है। तो इस प्रकार से भारत में वो बिहार में हमको 3 ऋतुएं मिलती हैं। एक मिलती है ग्रीष्मकालीन ऋतु, जस्ट अ मिनट, तो एक मिलती है हमको ग्रीष्मकालीन ऋतु। सर्वाधिक जिला इस ग्रीष्मकालीन ऋतु में हमारे पास कौन सा हो जाता है? गया हो जाता है। और गया कहां पर है? तो आप देखिए गया कहां पर है, मैंने कहा था ना डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखेंगे तो गया है, ये रहा सदर्न टिप। और अभी हमने इसका टेम्परेचर देखा है कि सदर्न टिप पे हमारे पास टेम्परेचर हाई है, 44 से 44 और उससे ऊपर की ओर निकल रहा है। तो गया हमारे पास कितना टेम्परेचर, कितना पहुंच गया गया का? 47 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि गया में हमारे पास प्रेसिपिटेशन कम है, इसलिए गया का टेम्परेचर अपने पास हाई नोट पर पहुंच जाता है। अगर हम स्ट्रक्चरल डिवीजन में इसको देखेंगे, अगर हम स्ट्रक्चरल डिवीजन में भौतिक विभाजन में बिहार को देखते हैं तो हमको ये पता लग गया, भौतिक विभाजन में हम देखेंगे तो हमको ये पता लग गया कि ये सदर्न प्लेट्यू की टिप बाउंड्री है, सदर्न नैरो स्ट्रिप ऑफ द प्लेट्यू, ये प्लेट्यू की टिप बाउंड्री है। इसी प्लेट्यू की टिप बाउंड्री पर आपका गया स्थित है। और ये गया जब आगे की ओर स्थित है तो प्रेसिपिटेशन के बेस पर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है, और जब प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है तो यहाँ का टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ मिल जाएगा, इसलिए गया में टेम्परेचर बढ़ता है। तो प्लेट्यू रीजन है और प्रेसिपिटेशन कम है, इसलिए टेम्परेचर आपको यहाँ बढ़ा हुआ मिलेगा। जब टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ मिलेगा तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर 47 डिग्री क्रॉस कर जाएगा। ग्रीष्म काल में लू स्थानीय पवन चलती है। मैंने आपको बताया जब टेम्परेचर प्लेन में 47 डिग्री क्रॉस करता है तो उसको लू, उसको हीट वेव बोला जाता है। और जो लू है हमारे पास वो हीट वेव का ही हमारे पास एक उदाहरण है। तो लू हमारे पास किसका उदाहरण है? तो लू हमारे पास हीट वेव, ऊष्म पवन का उदाहरण है, ऊष्म लहर का उदाहरण। ग्रीष्म काल में बंगाल की खाड़ी में, ग्रीष्म काल में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उत्पन्न होने के कारण मानसून से पूर्व की वर्षा चलती है, जिसे काल वैशाख या नॉर्वेस्टर कहते हैं। इसी को काल वैशाख और नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। बहुत तेज पवनों के साथ वर्षा आती है, अंधड़ के साथ वर्षा आती है, पेड़ बिल्कुल झुक जाते हैं, तो उसको बोलते हैं काल वैशाख। वैशाख महाकाय काल है, तो वैशाख नाम निकल के आया है हिंदी कैलेंडर से, हिंदू कैलेंडर से। और काल वैशाखी कल है, काल वैशाख लिखना था, तो काल वैशाखी, वैशाख का काल बोला गया। और जब जब हम काल को देखते हैं, काल, कपाल, महाकाल, तो थोड़ी सी डरावनी सी इमेज हमारे मस्तिष्क में आती है। तो ये कुछ ऐसी पवनों का मूवमेंट होता है, प्री मानसून शावर इसको बोलते हैं, वर्षा से होने वाली पूर्व वर्षा, जिसमें ये थोड़ा विध्वंस नेचर के साथ अपने आप में आती है। इसको कार वेस्टर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है नॉर वेस्टर कहते हैं। तो होती हैं जो हैं, जो वहां पर इस समय चलती हैं। तो कौन से सम टाइम में चलती हैं? ये प्री मानसून शावर में, यानी कि मई के महीने में ही चलेंगी। अब ध्यान रखिए, इनके चलने का एक कारण और है कि जब जब बारिश आएगी, जब जब वर्षा आती है, तो वो विंड मूवमेंट पवन के साथ ही आती है। और यहाँ पे चल रही है लू, इसके साथ जो दूसरी लू मूवमेंट होता है और दूसरी विंड मूवमेंट होता है, उसमें साउथ वेस्ट मानसून मूवमेंट होता है। इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट मानसून के आने से पहले एक अलग प्रकार की पवन और चलती है। पवन जब जब चलेगी, पवन कब चलेगी? जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो एयर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो टेम्परेचर प्रेशर का अगर आपको रिलेशनशिप निकालना है तो जितना अधिक टेम्परेचर होगा, तो जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना अधिक एयर प्रेशर कम होता चला जाएगा, और जितना कम एयर प्रेशर होगा उतना विंड मूवमेंट होगा। तो यानी कि पहली बात तो हवा नहीं चलेगी, हवा का रियल शब्द आता है वायु, वायु यहाँ पे चलेगी नहीं, यहाँ चलेगी पवन।
अब पवन क्यों चलेगी, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, और टेम्परेचर हाई है तो वो क्या कॉज करेगा, वो एयर प्रेशर को लो कर देगा, और जब जब एयर प्रेशर लो होगा तो विंड मूवमेंट होगा, और यही विंड मूवमेंट वर्षा लेके आती है। तो इसी विंड का एक प्रकार है काल वैशाख, जिसको प्री मानसून शावर कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको मैंने दे दिया। आगे की ओर चलते हैं। मानसून, तो हम जानते हैं कि मानसून की जो ऋतु हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है 15 जून से 15 सितंबर तक। मानसून हमारे पास कब आएगा, तो मानसून हमारे पास आता है 15 जून से 15 सितंबर तक। ये इसकी ऑफिशियल डेट है, यानी कि ग्रीष्म काल की जो डेट है वो हमारे पास है 1 मार्च से 15 जून तक की। और आपको बताना है कि भारत में ऋतु परिवर्तन या पृथ्वी किसी क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और एक बहुत दूर के टॉपिक से इसका आंसर निकल के आता है। उसके अनुसार, अब इसके अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति में 8 तथा पश्चिमी क्षेत्र में 15 जून, पूर्व में 8 जून डेट है। तो बिहार के पूर्व की जो डेट है वो 8 जून है, यानी कि किशनगंज की जो डेट है वो 8 जून की, और पश्चिमी क्षेत्र में जो डेट है वो 15 जून की है, यानी कि कैमूर और रोहतास की तरफ जो डेट है वो 15 जून की है। पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर वर्षा घटती है, हाँ बिल्कुल घटती है। जब आप पानी की वर्षा करते चले जाएंगे तो आपकी पोटली में, आपके मटके में जो पानी वो लगातार कम होता चला जाएगा, तो उस प्रकार से उसकी इंटेंसिटी, धार की तीव्रता भी कम होती चली जाएगी, इसलिए वर्षा घटती चली जाती है। और औरंगाबाद केवल 99 सेंटीमीटर वर्षा मिलती है। अब देखिए ये रहा आपका औरंगाबाद, और इसको केवल 99 सेंटीमीटर वर्षा मिलती है। पटना का वर्षा औसत, तो किशनगंज में जहां पे 160 क्रॉस कर रहा था वो आते आते यहाँ पर 99 के परसेंट आ जाता है। पटना चूंकि बिहार की राजधानी है इसलिए इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ का जो वर्षा औसत है वो 117 सेंटीमीटर का है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में, ये आपको बता रहा है कितनी, 205 सेंटीमीटर। उसमें बताया गया था 160 अबव, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रेंज इसकी क्लिच करती है, जो टच करती है, वो 205 सेंटीमीटर कम करती है। और सबसे कम वर्षा वाले जिलों में देखिए औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास हो गया। औरंगाबाद, कैमूर, औरंगाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, गया और कैमूर, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आपके पास कम वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। उसमें भी जो लोएस्ट वर्षा हमको मिलती है वो हमको औरंगाबाद में यहाँ पर मिलती है। एक बार फिर से दिखाऊं आपको, ओके। तो ये देखिए औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया, इसमें जो लोएस्ट वर्षा हमको मिलती है वो हमको औरंगाबाद में यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हाईएस्ट टू लोएस्ट कुछ ऐसा ग्राफ बिहार का चलता है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ यहाँ पे वर्षा घटती है। तो अगर आप पूछेंगे कि दिशा भ्रंश क्या है वर्षा घटने का, तो हमको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ दिशा भ्रम है वर्षा कम होने का बिहार में। आगे देखिए। अब शीतकालीन, तो शीतकालीन में हमको पता था कि शीतकालीन जो डेट है, ऑफिशियल जो डेट है शीत की, वो भारत में 1 दिसंबर से 28 ऑफ फरवरी तक है। तो ये शीतकालीन ऋतु होती है। शीत ऋतु में तापमान सामान्य से 7.5 से 10 डिग्री के आसपास रहता है, औसत मध्य पर रहता है। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री तक हो जाता है। और न्यूनतम तापमान वाला जिला है जो आपका है वो गया है। न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है, गया है। बारिश ऑलरेडी कम, ये कम प्रेसिपिटेशन वाले एरिया में आ रहा था, और प्लेटू रीजन का क्षेत्र है, यानी कि जो यहाँ पे रॉक सॉलिड है वो अपने आप में बहुत सॉलिड है, और इग्नियस रॉक्स का यहाँ पे फॉर्मेशन है, तो वो इंसुलेशन को ज्यादा ट्रैप करके भी यहाँ पे हीट को, कंपोजिशन को बढ़ा देता है। इसलिए जो न्यूनतम तापमान वाला जिला है वो आपका गया है। तो ये सर्दियों में और अधिक ठंडा हो जाता है केवल इसी कारण से, राइट। तो ये रहा आपका गया। आगे की ओर देखिए। अब जलवायु परिवर्तन में 3 साइंटिस्टों के पास कॉपन, थॉरवेटा और थॉर्नवेट, इन तीनों ने अपने सिंबल्स दिए क्लासिफिकेशन को लेकर कि बिहार में कौन सी जलवायु चलती है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स आता है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी आती है वो कोपेन की आती है। और कोपेन ने कौन से सिंबल दिए, CWG और AW। अब कोपेन को समझ लेते हैं। अगर कोपेन को आपको समझना है, कोपेन को समझना है, तो देखिए कोपेन ने क्या करा, अर्थ को 3 जोन में डिवाइड कर। ओके, तो ये हो गया टॉररेट जोन, और ये हो गया सब ट्रॉपिकल जोन, राइट। अब ये वाला जो जोन था इसको बोला गया A, और ये वाला जो जोन है इसको बोला गया C। इसके बीच में आपको कुछ वार्म जोन मिलेंगे, उसको बोला गया है B। उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इन तीनों ही क्लासिफिकेशन में B जोन नहीं है।
तो ए वाला कैसा रहता है, टॉरिड जोन वाला, और सी वाला कैसा रहता है, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट वाला। और बिहार की अगर आप स्थिति देखेंगे तो बिहार कर्क रेखा को क्रॉस करता है, यानी कि सीधी सी बात यह हो गई कि बिहार जोन सी में पड़ेगा, बिहार जोन सी में पड़ेगा। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि ए जोन में हमारा साउथ इंडिया आएगा, नॉर्थ इंडिया हमारा ए जोन में आता ही नहीं है। जब हम साउथ इंडिया के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तब हम इसको देखेंगे, अभी हम केवल सी जोन को देख रहे हैं, और सी जोन के अकॉर्डिंग तो बिहार आ गया आपका सी जोन में। और जब बिहार सी जोन में आ गया तो यहाँ पे सी मैच कर गया कि ठीक है बिहार सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। डब्ल्यू यानी कि विंटर ड्राई है, डब्ल्यू यानी कि विंटर, और ये कैसी है, ड्राई। तो विंटर ड्राई है, हाँ ठीक है, बिहार में वर्षा नहीं होती है सर्दियों में। और जी फॉर किया गया है गंगा के लिए, गैंगीज नहीं है, गंगा के लिए है, ठीक है। और जो साउथ है तो ये दिया गया है नॉर्थ बिहार के लिए, और जो साउथ बिहार दिया गया है उसको इन्होंने इस ट्रॉपिकल जोन से मैच करते रखा है, और यहां पे भी आपको विंटर ड्राई मिलेगी। साउथ बिहार को इन्होंने टॉरिड जोन के टेम्परेट से जोड़ दिया, इसलिए कैटेगराइजेशन कर दी ए, और विंटर यानी कि ड्राई है तो सी यानी कि सब ट्रॉपिकल है, विंटर ड्राई है, और जी स्पेशली फॉर गंगा के लिए दिया गया है, और ए यानी कि ये टॉरिड जोन से यहाँ के क्लाइमेट को मैच कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता था वो सूखाग्रस्त क्षेत्र में उसको कैटेगराइजेशन करा जा रहा है। और डब्ल्यू यानी कि विंटर ड्राई है। तो ये क्लासिफिकेशन कोपन ने अपने संकेतों के माध्यम से बिहार के परिप्रेक्ष्य में दिए। इसके अलावे इसके अलावे तिवार्थन ने दिया है CAWAW, और थॉर्नवेट ने दिया है CB-W और CA-W। ये आपको याद करने हैं, पर्टिकुलरली कोपन के क्लासिफिकेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आगे देखिए, राइट। अगर हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात करेंगे, बिहार के एग्रोक्लाइमेटिक जोन की, तो औसत वर्षा, तो बिहार के एग्रोक्लाइमेटिक जोन में इसको 3 जोन में डिवाइड करा गया है। बिहार का अगर एग्रोक्लाइमेटिक जोन कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसको 3 जोन में डिवाइड करा गया है। पहला है एग्रोक्लाइमेटिक जोन 1, सेकंड, और जो थर्ड है उसको ए और बी में डिवाइड करा गया है। अब देखिए ये है फर्स्ट वाला, तो ये हो गया हमारे पास 1, ये है हमारे पास सेकंड, और हमको पता था यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हाई है इसके कंपैरेटिव में, लेकिन यहाँ पे ऊपर फिर से प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा। तो ये वो जो थोड़ा वाला क्षेत्र है, इन दोनों के प्रेसिपिटेशन थोड़ा सा मिसमैच, विषम स्थिति में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की स्थिति लगभग एक जैसी रहेगी। कौन से, नॉर्थ डिवीजन की तरफ, शिवालिक की तरफ। अब एग्रोक्लाइमेटिक जोन थर्ड ए, तो थर्ड ए हमारे पास ये आ गया, थर्ड ए, और ये हमको पता था हमारे पास ड्राई रीजन में आ रहा है। और एक हमारे पास आ रहा है एग्रोक्लाइमेटिक जोन थर्ड बी, ये भी हमारे पास ड्राई रीजन में आया, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे राजमहल हिल्स का प्रभाव और अधिक हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पे एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो टोटल डिवीजन आते हैं सब डिवीजन के साथ, वो टोटल 4 निकल के आते हैं। तो अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसके स्टडी के अकॉर्डिंग क्लाइमेट जोन 1 में औसत वर्षा कितनी है, 104 से 145 सेंटीमीटर, और मुख्य जो फसल होंगी वो धान गेहूं अरहर और मक्का होगी, गन्ना धान गेहूं और मक्का। तो ये हो जाता है इसका जोन फर्स्ट। जोन सेकंड में देखिए औसत वर्षा कितनी है, 120 से 140 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसकी जो रेंज है ना वो इससे कंपैरेटिव में थोड़ी सी कम है, वहां पे ग्रेडियंट प्रवणता अधिक है किसकी, प्रेसिपिटेशन की, इसके कंपैरेटिव में यहाँ पे ग्रेडियंट थोड़ा सा कम है, लेकिन वर्षा का औसत लगभग वही मैच कर रहा है 120 से 140 सेंटीमीटर का। जब इस जोन में बात करेंगे ना तो ये जो 104 वाला जोन है ये एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा डाउनवर्ड साथ में देखने को मिलेगा, लेकिन ये वाला जोन मैंने आपसे पहले कहा था ये वाला जोन और ये वाला जोन आपस में मैच कर रहा है, ये 145 और ये 140 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। वहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल और शिवालिक की प्रेजेंस का वहां की वर्षा पर एक प्रभाव हमको देखने को मिलता है। अब जोन 3 देख लेते हैं। तो जोन 3 क्या कह रहा है, औसत वर्षा 95 से 125 सेंटीमीटर, ये फिर से वो औरंगाबाद वाला क्षेत्र आ गया। और 3B का वर्षा औसत कम है, ये 3B का वर्षा औसत कम है। मैंने आपसे कहा था यहाँ पे राजमहल पहाड़ियों का प्रभाव रहता है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल को यहाँ पे डिस्टर्ब करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है, इसलिए इसके कंपैरेटिव में इसमें आपको वर्षा थोड़ी सी अधिक मिल जाएगी। गेहूं दाल अरहर चना और धान यहाँ की मुख्य फसल है, और यहाँ की मुख्य फसल है चाय जूट, पटसन बोलाता है बिहार की भाषा में, यहाँ विशेष प्रकार का पौधा होता है। धान सरसों मूंग का उत्पादन कैसा होता है, पटसन एक रेशेदार पौधा होता है, इसको जूट भी कहते हैं, द्विबीजपत्री पौधा है, इसको ध्यान रखिएगा, ये द्विबीजपत्री पौधा है, तने से रेशे मिलते हैं। भारी बारिश और स्थिर पानी, भारी बारिश और स्थिर पानी यानी कि ये इस क्षेत्र का डिवीजन अपने पास हो जाएगा। वाली जलोढ़ मिट्टी पटसन की खेती के लिए, और टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए।
तापमान, और 70 से 80% में यहाँ पे इसको सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता आपको यहाँ पे चाहिए। पटसन की फसल 100 से 120 दिन में तैयार होती है, ये इसका टाइम जोन आ गया। यानी कि जो एक प्रकार का जूट का जो पौधा है उसकी जो फसल है वो 120 से 100 से 120 दिन में वहां पर तैयार होती है। और इस प्रकार से ये बिहार के एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। इन एग्रोक्लाइमेटिक जोन के डिस्ट्रिक्ट ना याद करेगा, फालतू में दिमाग का दही नहीं करना, माथा पच्ची उसकी बिल्कुल करनी नहीं है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन ध्यान रखिएगा, उसके डिस्ट्रिक्ट का एक ब्रॉडर इमेज याद रखिएगा, प्रेसिपिटेशन याद रखना है और फसल याद रखनी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। आगे की ओर एसएससी के एग्जाम की तैयारी कौन सा कर रहे हैं, जो ऐसे ऐसे पूरे डिस्ट्रिक्ट याद करने पड़ेंगे। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि अगर इस बेस पर हमने ये कर लिया, इसके बाद हमने सारे के सारे ये कर लिए। अब हम देखते हैं, अगर इस बेस पर हम देखें तो बिहार में अधिकतम औसत वर्षा किस जिले में होती है, तो हमको आंसर मिल गया हमारा किशनगंज में होती है। राइट है, हमको आंसर मिल गया जी भाई हमारे किशनगंज में होती है अधिकतम औसत वर्षा। गन्ना उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी होगा, तो जहां पे हमारे पास गन्ना उत्पादन में प्रेसिपिटेशन हाई होगा तो पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण हमारे पास गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला होगा। बिहार में किस प्रकार के उद्योगिक प्रत्याशा संभावना है, ऊपर का हमारे पास फ्लड प्रोन एरिया था, नीचे का भी हमारे पास फ्लड प्रोन, थोड़ा नीचे का जो एरिया हमारे पास सूखा क्षेत्र एरिया है। तो इस प्रकार से अगर बिहार में किसी प्रकार के औद्योगिक प्रत्याशा बनती है तो वो एग्रीकल्चर के बेस पर ही वहां पे बनती है, यानी कि प्राथमिक उद्योगों की प्रत्याशा वहां पे और संभावना है। तब भी सब कुछ होते हैं भी सर्वाधिक कोपन की जलवायु वर्ग के अनुसार उत्तरी बिहार का संकेतक कौन सा है, तो उत्तरी बिहार का संकेतक हमने कर लिया CW और G। उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार में कौन सा कृषि समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, एक्चुअली दोनों में से कृषि समृद्धि के लिए शब्द देखिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार में कृषि नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं कृषि समृद्धि के लिए। समृद्धि के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, समृद्धि के लिए कोई सा प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि साउथ बिहार की तरफ गंगा के साउथ में सूखा पड़ रहा है, गंगा के नॉर्थ में फ्लड आ रही है, इसमें पूरे के बिहार में फ्लड है। अगर आप देखेंगे तो जो खेती थी वो पूरी की पूरी डस्टरॉस का विध्वंस हो चुका है। इसलिए कृषि समृद्धि के अनुसार बिहार उच्चतम स्टेट की गणना में नहीं आता, लेकिन बिहार की भूमि बहुत उपजाऊ है और बिहार में फ्लड के ना होने पर वहां पर खेती अच्छी होती है। लेकिन जब फ्लडिंग का टाइम चलता है तो 3 से 4 महीने की जो खेती वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए बिहार में पूरे साल आप खेती नहीं कर पाते। उत्तरी बिहार दक्षिण बिहार में से कौन सा सूखे के लिए प्रसिद्ध है, तो हमको पता लग गया कि जो दक्षिणी बिहार है वो सूखे के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। और इस प्रकार से ये जलवायु वर्गीकरण का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट होकर आता है। इसमें एक बार और इसको देख लेंगे तो हमारे पास एग्रोक्लाइमेटिक जोन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ए और थर्ड बी है। और हमने कहा गन्ने के लिए हमारे पास ये वाला क्षेत्र उपस्थित है और सबसे अधिक वर्षा हमारे पास किशनगंज में होती है। और इस प्रकार से 3A और 3B में भी जो 3B है वो हमारे पास प्रेसिपिटेशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा अधिक सूखा है। और इस प्रकार से बिहार के टोटल 4 कृषि जलवायु विभाजन है, लेकिन मुख्य विभाजन हमारे पास 3 है, तीसरे को A और B में अर्थात आ और बा में फिर से विभाजित कर दिया गया है। और इस प्रकार से ये हमारा बिहार का क्लाइमेट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब भी अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे लिखकर बताइए, मैं उसका प्रत्युत्तर आपको दूंगा। और चैनल को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ये मेरी आपसे गुरुदक्षिणा की अपेक्षा रहती है। जो मैंने आपको होमवर्क दिखाया है उसको कंप्लीट करिएगा ताकि आपका भी इंटरेस्ट इन लेक्चर्स में, रुचि आपके लेक्चर से बनी रहे। और मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे परिणामों के साथ आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।